हेडलाइंस बिहार और विश्लेषण का तीसरा भाग है। और आज हम बात करेंगे महागठबंधन पर कि आखिर बिहार में जो महागठबंधन है उसके सीट शेयरिंग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ दिख रहा है आपको कि क्या कब तक सीट शेयरिंग ये फाइनल हो जाएगा और कितनी सीट पे तमाम पार्टी चुनाव लड़ेंगी। देखिए, सीट शेयरिंग का पहले कहा जा रहा था कि जब खरमास बीत जाएगा तो वो सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा 14 जनवरी। खरमास कब था? 14 जनवरी को समाप्त हो गया। पूरा देरी के साथ माना गया था कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा महागठबंधन में, लेकिन वो सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई। फिर वहाँ से हुआ कि जब राहुल गांधी की रैली हो जाएगी 3 फरवरी को, फिर सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। फिर वहाँ भी नहीं फाइनल हुई। अब कहा जा रहा था कि 3 मार्च को बीजेपी की रैली देख लिया जाएगा, उसके आधार पर फिर फाइनल हो जाएगा। वो भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मामला फंसा हुआ है कि सीट शेयरिंग क्यों फाइनल नहीं हुआ। फाइनल बात यह है कि अंदर में महागठबंधन में जो गांठ है वो गांठ राजद के अंदर है। दिक्कत राजद में है। राजद कैसे अपने लोगों को एडजस्ट करे, ये सवाल है। और राजद के प्रथम परिवार में कैसे चीज़ों को समायोजित किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप सोचिए, बताइए कि छपरा से कौन उम्मीदवार होगा? सबसे बड़ा सवाल है, छपरा से कौन उम्मीदवार होगा? आरजेडी किसको उम्मीदवार बनाएगी? अगर वो राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाती है तो राबड़ी देवी का अगर वो जीत के जाती हैं तो यहाँ उनका बंगला खाली हो जाएगा। महत्वपूर्ण है उनके लिए एक बंगला, एक यहाँ का सत्ता केंद्र है, यहाँ से वो सारे चीज़ संचालित होता है। बंगला उनका खाली हो जाएगा। अगर राबड़ी देवी चुनाव लड़ती हैं तो एक एमएलसी सीट का नुकसान होगा। नेता विपक्ष हैं विधान परिषद में, वो पद भी चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ कौन लड़ेगा? वहाँ से छपरा से, पाटलिपुत्रा से कौन लड़ेगा? क्या मीसा भारती को लड़ाया जाएगा? क्या आरजेडी अपनी एक राज्यसभा सीट को कुर्बान करेगी? यह बहुत सारे सवाल। मतलब मामला यहाँ पे फंसता दिख रहा है। मामला आरजेडी के अंदर, और वह भी प्रथम परिवार के अंदर है। वहाँ तय नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है। दिक्कत वहाँ है। और सबसे एक बड़ी बात है कि कुछ तेजस्वीपन दिखाए, कुछ उनका हाव भाव, उनके ट्वीट, उनके फेसबुक पर उनके लाइव, इन सबको बहुत अच्छा प्रश्रय मिला। लोगों ने बहुत पसंद भी किया। लेकिन सड़क पर उतरने में, जमीन पर उतरने में और उनके अनुभवीहीन सलाहकारों की वजह से स्थिति डामाडोल हो रही है। मतलब सलाहकार सही नहीं है। सलाहकार उनके बहुत अनुभवीहीन हैं। कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। पिछला बार जो महागठबंधन जीती थी विधानसभा चुनाव 2015 में, तो उसमें नीतीश कुमार के चेहरा और लालू प्रसाद के वोट और कांग्रेस का संयोजन काम तो किया, लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात हुई थी कि सबसे पहले इन लोगों ने सीट बांट ली थी 100-40। इस बार अब चुनाव के मुहाने पर आ गए हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीटें किसके खाते में कितनी सीटें हैं। शामिल जी, ये बताइए, 3 अटकलें आपने बताया कि लगातार एनडीए की रैली खत्म हो जाएगी तब सीट शेयरिंग हो जाएगा, कांग्रेस की रैली, ये 3 बातें आपने बताई। तो क्या अनुमान लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कौन सा एक डेट होगा कि उस दिन फाइनल हो जाएगा? अब तो फाइनल होना ही है। कितने दिन और लगेंगे? अब 10-11 तारीख तक फाइनल हो जाना है। क्या तो 10-11 तारीख तेजस्वी रोल मॉडल होंगे क्या इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के? या फिर कहा जाता है लालू प्रसाद यादव ही सब चीज मॉडरेट कर रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद जैसा अनुभवी नेता नहीं है अभी जो पूरे महागठबंधन को संचालित कर सके। लालू प्रसाद बाहर हैं सीन से, तेजस्वी उनके प्रतिनिधि के तौर पर हैं, लेकिन वो लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को साथ ले जा नहीं पा रहे हैं। अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव की कमी भी है, कुछ उनका व्यक्तिगत अहंग भी। अब जैसे एक लंबा अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें बीजेपी को हराना है तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। उससे उभर के आगे चलना होता है। जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के तमाम आक्षेप आरोप को भूलकर उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो ये तेजस्वी क्यों छोटे छोटे चीज़ों को ले रहे हैं? अभी तक उनके दिल में कन्हैया के प्रति एक दुर्भावना क्यों है? कन्हैया उनसे उनको कोई खतरा नहीं। एक छोटी पार्टी का वो नेता है जिसका असर सिर्फ बेगूसराय तक है। अब वो कन्हैया को सीट देने के लिए तैयार नहीं, अंदर खानैया।
लेकिन उसमें एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस तैयार है कि पप्पू यादव को भी शामिल किया जाए, लेकिन ये पप्पू यादव तो नहीं पसंद कर रहे इनके हैं। गले नहीं उतर पा रहे हैं। जब आपका बड़ा लक्ष्य है बीजेपी को हराना, तो पप्पू यादव उसमें आने की कोई बात नहीं है। दूसरा है कि यह चर्चा यहाँ तक होती है कि वो कांग्रेस से पप्पू यादव को जब एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस की ओर से कहा जाता है, तो इनकी ओर से कुछ ऐसा डिमांड किया जाता है जिससे कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है फिर से। कांग्रेस को थोड़ी नाराजगी होती है। मतलब की प्लेयर यहाँ बिहार में आप आरजेडी को ही मानते हैं? कांग्रेस चाहे कितनी भी मजबूत दिखा ले खुद को। कांग्रेस आरजेडी का क्या है, आरजेडी में बेचैनी क्या है कि कांग्रेस के बढ़ते असर का उनको नुकसान लग रहा है कि हमें भविष्य में नुकसान हो सकता है। अब इसका वजह बताते हैं। आरएलएसपी जो इस महागठबंधन में आई, तो आरएलएसपी आई इस बिना पर कि हम भविष्य में हम यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। आरजेडी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो लालू के तेजस्वी के नेतृत्व को नहीं मानकर उपेंद्र कुशवाहा वो दिल्ली गए, और दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्यालय में जाके वो महागठबंधन में शामिल हुए थे। वहाँ बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ऐलान किया गया था। और उसके ठीक बाद तेजस्वी ने दिखाया कि हम महागठबंधन में हम भी कुछ लोगों को शामिल करा सकते हैं, तो उन्होंने मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी को शामिल करा दिया था। यह अहम का टकराव कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो एक द्वंद्व है, उसका टकराव का द्योतक है। अब आप यही मत देखिए, एक तरफ बसपा कांग्रेस पर हमले कर रही थी, तेजस्वी बसपा प्रमुख के पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे, और वहाँ महागठबंधन होने के लिए उनको बधाई देने पहुंच रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो यह दर्शाती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा है कि कांग्रेस यह चाहती है कि जो कांग्रेस का मूल लक्ष्य है कि यहाँ 40 में से अधिकतम सीटें हम जीत के आए। हम मतलब कांग्रेस को पूरा महागठबंधन। अच्छा, उसकी कोशिश है कि 40 की 40 सीटें जीत के आए। अब पप्पू यादव का फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर यह भी है कि शरद यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव को भी एडजस्ट किया जाए। शरद यादव का डर है कि अगर मधेपुरा सीट से महागठबंधन का मैं उम्मीदवार रहूं शरद, और पप्पू यादव भी वहां से अगर अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि शरद यादव हार जाएं, एनडीए जीत जाए, नहीं तो पप्पू यादव भी जीत जाए। तो शरद यादव अपने जीवन के आखिरी चुनाव में नहीं चाहेंगे कि वो हार के सदन के बाहर रहें। उनके लिए दिल्ली की राजनीति में आखिरी पारी वह खेल रहे हैं, वह उससे बाहर होने के लिए तैयार नहीं। इस स्थिति में वह चाहते हैं कि पप्पू यादव को भी एडजस्ट किया जाए। ठीक है, ये आपने ये बात हमने आपको बता दी कि आप ये बता दीजिए अब हमें कि कितने सीट्स तमाम पार्टियां लेंगे। 40 सीट है बिहार में, क्या कुछ फॉर्मूला होगा? कितने सीट पे आरजेडी? देखिए, आरजेडी अभी भी 22 सीट के आसपास चाह रही है, लेकिन एडजस्टमेंट वो 18 सीटों के आसपास होगी। ठीक है, 22 सीट चाहती है, 18 मिलेगा। अब आरएलएसपी 3 सीट से अधिक आरएलएसपी को नहीं मिलने जा रहा, नहीं मिलेगा। और हम जीतन राम मांझी को अभी तक एक ही सीट मिल रही थी। हो सकता है कि उनको दूसरी सीट, उनके जिस तरह से तेवर दिखाए जा रहे हैं उनकी ओर से, हो सकता है दूसरी सीट भी मिल जाए इस बिना पर, या उन्हें भरोसा दिया जाए 2 सीट। हाँ, उन्हें भरोसा यह भी दिया जा सकता है कि आपको भविष्य में फिर एक एमएलसी का टिकट दे दिया जा सकता है। अच्छा, एलजेडी के बारे में बता दीजिए कि शरद यादव। एलजेडी में उम्मीदवार बहुत सारे हैं, जैसे शरद यादव हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष रमई राम हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं, उसके बाद आपको अर्जुन राय हैं जो सीतामढ़ी के पूर्व सांसद हैं। ये सारे लोग दावेदार हैं, लेकिन सीट तो एक ही मिलेगी एलजेडी को। और मुकेश सहनी को भी एक ही सीट मिलेगी, और वह भी संभावना अभी तक यही है कि वह आरजेडी के टिकट पर मतलब सिंबल पर लड़े, क्योंकि उनकी पार्टी का सिंबल का बहुत प्रचलित सिंबल भी नहीं है। और दूसरा एक और यह है कि चुनाव के बाद की स्थिति में ये लोग कहीं सौदेबाजी कर, अगर कोई आंकड़े का ऐसा हो कि एनडीए के साथ जाने की स्थिति बने, तो एनडीए के साथ ना चले जाएं। इसलिए यह कोशिश यह भी है कि ऐसे छोटे दलों को अपने टिकट से प्रमुख दलों के टिकट से लड़वाया जाए। और लेफ्ट को कितनी? लेफ्ट को
लेफ्ट की ओर से प्रमुख रूप से दावेदारी तो बहुत सारी सीटों पर हो रही है, लेकिन सीपीआई को 1 सीट और सीपीआईएमएल को 2 सीटों पर हरी हुई है। वो 2 सीटें हैं सिवान और आरा। कैंडिडेट्स कौन होंगे? आरा सीट देने को तकरीबन तैयार भी है आरजेडी, लेकिन सिवान सीट में दिक्कत है कि वह आरजेडी के बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरे शहाबुद्दीन की सीट है और शहाबुद्दीन को नाराज करने की स्थिति में लालू शायद नहीं हो। और ये बेगूसराय से हो सकता है कि सिवान में माले और आरजेडी के बीच में दोस्ताना मुकाबला हो। बेगूसराय सीट पे क्या है? सीपीआई को जो सीट मिलेगी कन्हैया के लिए, अगर सीपीआई को सीट मिलेगी तो वो कन्हैया के लिए मिलेगी। कांग्रेस और तमाम सहयोगी दल इसके लिए तैयार हैं कि कन्हैया को सीट दे दिया जाए। दिक्कत लालू से अधिक तेजस्वी को है। तेजस्वी के जो कई सलाहकार हैं वो बहुत अनुभवहीन सलाहकार हैं, जैसे संजय यादव, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी बहुत राजनीतिक समझ नहीं है, वो किताबी ज्ञान रखते हैं। बिहार के जमीनी राजनीति से उनका बहुत जुड़ाव नहीं है, अब वह उन्हें प्रभावित करते हैं। एक जयंत जिज्ञासु हैं जिनको जेएनयू में चुनाव लड़वाया था तेजस्वी यादव ने, स्टूडेंट यूनियन का, वो हैं। किताबी ज्ञान में मनोज झा हैं, उनके सलाहकारों में उनका एक मनी यादव है, मनी यादव है। ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव को जो ब्रॉडर चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं आरजेडी के, उनसे भी संवाद उनका बहुत, मतलब जैसे लालू यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, उनका संवाद जो बड़े नेता हैं उनसे भी बहुत कम है। मसलन रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे हैं, आलोक मेहता हैं। आलोक मेहता से तो उनका है, आलोक मेहता उनके पुराने दिनों में यह भी माना जाता था कि लालू प्रसाद ने उनको बतौर ट्रेनर इस्तेमाल भी किया था एक दौर में, इनको कुछ बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए। लेकिन जो प्रमुख नेतागण हैं उनसे उनका संवाद बहुत कम है। अब देखिए आरजेडी के पास क्या स्थिति है कि नवादा उसकी एक प्रमुख सीट हुआ करती थी। नवादा में राजवल्लभ यादव उसके उम्मीदवार हुआ करते थे। राजवल्लभ यादव अब रेप कांड में उनको सजायाफ्ता हो गए हैं। तो उस परिस्थिति में अब किसी दूसरे को वहाँ उम्मीदवार बनाना होगा उन्हें। अब किसको उम्मीदवारी देंगे वो अभी तक कुछ साफ नहीं है। आपको जहानाबाद उनकी एक प्रमुख सीट होती थी जहाँ से सुरेंद्र यादव उनके दावेदार हैं, लेकिन वहाँ एक मुन्नीलाल यादव दावा ठोक रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजद का एमवाय समीकरण बहुत संकट में है। अब एमवाय समीकरण में हम आपको बताते हैं कि राजद की सीटें हैं मुसलमानों की सिवान, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय से उनके मुस्लिम उम्मीदवार थे। अब ये सारी सीटें गठबंधन में कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की बात है। जैसे आपको सिवान की सीट माले दावा कर रही है, बेगूसराय की सीट पर जहां पिछले बार तनवीर हसन लड़े थे और बहुत अच्छा वोट लाए थे, लेकिन इस बार कन्हैया की दावेदारी के कारण वो सीट भी उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। दरभंगा सीट पर कीर्ति झा आजाद आ गए हैं, तो कीर्ति झा आजाद की भी दावेदारी है। उधर मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन तय है कि वो कीर्ति झा आजाद के पाले में वो सीट जाएगी। तो कीर्ति झा आजाद अभी भाजपा से आए हैं, तो इफेक्ट दिखेगा क्या वहाँ पे? मतलब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ना अच्छा रहेगा उनके लिए। और एक सवाल और कि पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की करीबी सामने आ रही है कि आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, तो ये 2 सीट देखिए, कीर्ति झा आजाद मतलब 89 से कांग्रेस, 89 से नहीं 85 से 84 से कांग्रेस दरभंगा सीट कभी नहीं जीती है, यह एक तथ्य है। वो दरभंगा पूरा 84 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मात्र 1 सीट थी जो कांग्रेस नहीं जीती, वो थी दरभंगा। उसमें इंदिरा लहर में जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो उनके सहानुभूति में वो सारी सीटें कांग्रेस जीती थी। 1 सीट दरभंगा नहीं जीती थी, वहाँ से जीते थे विजय मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा के बेटे, दम के पास दलित मजदूर किसान पार्टी के वो उम्मीदवार हुआ करते थे, मात्र 1 सीट जीते थे। उसके बाद से कांग्रेस कभी नहीं जीती। 89 में शकील उर रहमान एक मतलब कुलपति थे मिथिला विश्वविद्यालय के, उनसे टकराव हो गया था भोगेंद्र झा का। भोगेंद्र झा कांग्रेस के उम्मीदवार थे और शकील उर रहमान इस्तीफा दे करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने हरा दिया था
भगेंद्र झा को, तो जीती नहीं है सीटें, लेकिन एक हलचल है। कांग्रेस जिस तरह से सवर्णों को तवज्जो दे रही है, यह एक खतरा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अब शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि पिछड़ों को जोड़ना, और राज्य नेतृत्व चाहता है सवर्णों को जोड़ना। इसमें इसी आप यह देखिएगा कि अभी उन्होंने जो चुनाव समिति बनाई है उसमें 8 ब्राह्मण हैं, 24-25 लोगों में 8 ब्राह्मण हैं, तो ये 4 भूमिहार हैं, 2 राजपूत हैं। तो इस वजह से वो पूरा उनका फोकस सवर्ण वोटर पर है। तो वो चाहते हैं कि दरभंगा एक ऐसी सीट है जिसका पूरे मिथिलांचल पर प्रभाव पड़ेगा, और पुराने मैथिल वोट बैंक को, मैथिल ब्राह्मण वोट बैंक को हम अपनी ओर वापस खींच सकेंगे। तो कांग्रेस चाहती है कि दरभंगा सीट मुझे मिल जाए, लेकिन आरजेडी इसमें बाधा बन रही है। वह मुकेश सहनी को आप जो बार बार देखते होंगे कि जीतन राम मांझी बार बार कुछ बोल जा रहे हैं, वह जीतन राम मांझी नहीं बोलते हैं, उसके पीछे आरजेडी की रणनीति होती है। टकराव आपस में ही इन दोनों सारे दलों का है। तो आखिरी सवाल ये बता दीजिए हमें कि आखिर अब कुछ दिन बाद सीट शेयर फाइनल हो सकता है, महागठबंधन सिर्फ पन्नों पे मजबूत या फिर जमीनी स्तर पे भी मजबूत दिखेगी, और चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कितनी सीट महागठबंधन को और एनडीए को? देखिए, ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर है, अभी सीटें वितरित नहीं हुई है, सीटें बटी नहीं है, किस सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेगा। अभी ये स्थिति होगी कि 10, 11, 12 तक अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होगा, उसको लेकर टकराव होगा, कई लोग बागी बन जाएंगे, आपस में ही खींचतान होगी, सहयोगी दलों के बीच भी एडजस्टमेंट सही से नहीं होगा। अब देखिएगा कि बहुत सारे लोग बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे इस महागठबंधन टूटेगा फिर? सिर्फ महागठबंधन में नहीं, एनडीए में भी। अच्छा। एनडीए में भी यह स्थिति होगी, बहुत सारे लोग बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अभी यह कहना बहुत प्रीमेच्योर है कि कौन कितनी सीटें जीतेगी। हाँ, जहां तक आप बात कहते हैं कि मजबूत कौन है, एनडीए और महागठबंधन, तो महागठबंधन के साथ कई पार्टियां हैं, एनडीए में 3 पार्टी हैं। लेकिन एनडीए के साथ क्या है कि अगर पिछले आंकड़े को मिला के देखें तो एनडीए एक फॉर्मेडेबल अलायंस की तौर पर है। महागठबंधन आंकड़ों के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर दिखता है, लेकिन जिस तरह से जनता का झुकाव पिछले कई चुनावों से, पिछले कई उपचुनावों से देखा गया है कि वो महागठबंधन की ओर है, तो इस लिहाज से यह माना जा सकता है कि जनता महागठबंधन के साथ अधिक है, लेकिन आंकड़े एनडीए के पक्ष में है। विश्लेषण पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार।